हेलो। हाँ जी। हम्म। की हाल है? हाल कैसा है? दिस इज एक्चुअली वेरी टफ क्वेश्चन। मतलब इसका जवाब देना खासा मुश्किल काम हो गया है। हम्म। और मुश्किल तो खैर है ही, बट इस मुश्किल में एक बड़ी कमाल की चीज हो रही है कि बहुत देर बाद, हम्म। बहुत बहुत देर बाद अचानक एक फिलोसोफर जैसे अपने हालात को देखता है, क्योंकि वो हालातों को इस तरह से देख रहा है जैसे एक यूनिवर्सल टाइम को देख रहा है, हम्म। एक यूनिवर्सल इकोलॉजी को देख रहा है। पर हम्म। उसकी नजर कभी दुनिया की नजर नहीं बन पाती, दुनिया को उसका देखने का नजरिया समझ नहीं आता। बट ये बहुत बहुत देर बाद हुआ है कि अ, अगर आज कोई कहता है कि कोई पूछता है कि उसका हाल कैसा है, अ, तो जवाब में हर कोई एक तरह से एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कोई सीधा सा जवाब बनता नहीं है, बन पड़ता नहीं है। हम्म। और शायद ये डिफिकल्ट होने के साथ साथ एक एक ऐसा ऐसा मौका है जहां पर अ, हम क्यों ठीक सा महसूस नहीं कर रहे, या हम्म। क्यों हम ठीक होने का सीधा जवाब नहीं दे सकते, इस बात पर मनन हो सकता है। हम्म। I think it's precisely because of the fear of known and fear of unknown, and secondly because of the uncertainty, uncertain times we are living in. सी समय अ, हमेशा ही अनसर्टन रहा है। हम्म। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब लोग एक कलेक्टिव लेवल पर उस अनसर्टेनिटी को भोग रहे हैं। भोग रहे हैं। या राइट। तो अब अचानक सबको एक ही दुश्मन नजर आना शुरू हो गया है। अब सबको हम्म। अचानक एक ही मौत का डर नजर आना शुरू हो गया है। अब सबको हम्म। अचानक ऐसा लगना शुरू हो गया है कि कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा पावर रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा है जो हम्म। दुनिया की तमाम लड़ाइयों के बावजूद भी अ, एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जिस मुद्दे को किस तरह से टालना है, रोकना है, उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है। हम्म। जैसा हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि अ, जब फर्स्ट वेव आई थी, तो एकदम से हम सकपका गए थे। सारे के सारी पॉलिटिकल क्लास, सारी की सारी दुनिया को समझ नहीं आया था कि हुआ क्या। हम्म। जो चीज चीन से शुरू हुई और करते करते पूरी दुनिया के सभी देशों में फैल गई, मतलब हम कहीं ना कहीं तैयार नहीं थे। खैर, कुछ हम्म। महीने लगे और उसके बाद फिर चीजें नॉर्मल होनी शुरू हुई। कुछ लाख लोग मर गए। पर 2021 में जो हम्म। हुआ, जब ये सेकेंड वेव आई खासकर इंडिया के अंदर, और उसमें पहली वेव के मुकाबले में कई गुना ज्यादा लोग मरे, हम्म। तो वहां पर वो बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि वी आर जस्ट वन सिंगल म्यूटेशन अवे फ्रॉम अ पैंडेमिक। हम्म। ये बात पहली वेव से पहले भी सच थी। एग्जैक्टली। मतलब 2011 में जब कंटेजियन फिल्म आई, और हम्म। उस फिल्म के अंदर वैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये तो होने वाला है। हम्म। और सार्स वायरस आया, मर्स वायरस आया, एबोला वायरस आया, कंटेजियन फिल्म आई। तो आज बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है वो उस सारे का एक मैसिव रीप्ले ही तो हो रहा है। हम्म। हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि कुछ भी अनहोना हो रहा है। अगर हम
इतिहास के कम से कम 20 सालों को अपनी चेतना का हिस्सा बना के कुछ बात करें। हम्म हाँ, अगर हम इतिहास जैसा कुछ मानते ही नहीं हैं, हम स्मृति को कुछ मानते ही नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के जीने को जीना मानते हैं, तो प्रैक्टिकली उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो मुझे लगता है कि फिर इन सब चीजों की कोई, इन बातों की कोई तुक नहीं है। हम्म तो ये हाँ। जो पहली बार सबका एक ही कॉन्शियसनेस के लेवल पर आके खुद से ये सवाल हम्म पूछना है कि कैसे हो। हम्म मेरा सवाल आपसे स्मृति को लेकर ही है एक, मतलब ये सवाल मैंने आपसे बहुत साल पहले पूछा था आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि शायद याद है मुझे कि शायद आज से 8-10 साल पहले पूछा था। मैं वही सवाल फिर से पूछूंगा, और मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आजकल मैं माइथोलॉजी से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ, देवदत्त पटनायक की बुक्स पढ़ रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। मतलब आई वॉन्ट टू गो बैक टू माइथोलॉजी, आई वॉन्ट टू रीड दोज टेल्स, दो स्टोरी। हम्म, हजारों स्टोरीज हैं, हजारों लाखों स्टोरीज हैं हमारे इतिहास में, हमारी माइथोलॉजी में। जो डायलेमास हमारे आज के हैं, जो सिचुएशन हमारी आज है, जो लिमिटेशंस हमारी आज हैं, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। मतलब कितनी बार पहले दुनिया तबाह हुई है, कितनी बार मतलब हम लोग इन्हीं डिलेमा से निकले हैं। मतलब मेरा सवाल आपसे बस ये है कि इंसान समझता क्यों नहीं है? सभी के सभी रेफरेंसेस हमारे हैं, फिर भी इंसान समझता क्यों नहीं है? Why don't we refer to those references? सी देखिए, जब आप किसी चीज को भोगते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम्म जब आप किसी स्त्री को पहली बार चूमते हैं या उससे पहली बार संभोग करते हैं, या किसी नवजात शिशु को पहली बार गोद में लेते हैं, या किसी छोटी सी बच्ची को अपना पहला कदम अ, उठाते हुए देखते हैं, या बरसात के अंदर एक बार भीग जाने की तमन्ना होती है। ऐसे अनेकों पल हैं हम्म जिनको हम भोगते हैं और भोगने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये पल खत्म नहीं होना चाहिए। और हम्म बस वो जो चाहत है कि ये पल खत्म नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि अ, यहीं पर चीजों का गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे और जानवरों के बीच हम्म में, हमारे और पेड़ पौधों के बीच में एक गहरा फर्क ये है कि वो अपने आप को अपने वातावरण, अपनी इकोलॉजी के आसपास ढालते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं। अगर बरसात आ गई तो उस हम्म तरह से, अगर ठंड आ गई तो किसी और तरह से। बट इंसानों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों ने अडैप्ट नहीं किया है। इंसानों ने अडेप्टेशन का एक बड़ा खास किस्म का नैरेटिव बिल्ड किया है, जो जानवरों और पेड़ पौधों से हम्म बिल्कुल अलग है। थोड़ी देर के लिए हम हम्म अ, बहुत पीछे चले जाएं और उस समय को याद करें जब इंसान ने पहली बार ये ढूंढा होगा, ये डिस्कवर किया होगा कि एक खास किस्म की फसल, अनाज या धान, कुछ भी, उसको एक इलाके में उगाया जा सकता है और वो 3-4 महीने में वो फसल तैयार हो जाती है, और उसके बाद उसको काट के उसके बाद फिर उसको उसी जगह पर दोबारा उगाया जा सकता है। और वो जो फसल हम्म तैयार होती है एक एकड़ के अंदर या एक फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लैंड के अंदर, वो जो हम्म धान या वो जो गेहूं पैदा हुआ है, जो अनाज पैदा हुआ है, वो उसको 6 महीनों के लिए या उसको 1 साल के लिए या उसको कई सालों के लिए काफी है।
तो थोड़ी देर के लिए उस इंसान के मन में पहली बार जब ये ख्याल आया होगा कि मुझे अब जंगल में भागने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी शिकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इस जमीन पर कब्जा करने की जरूरत है और इस जमीन के ऊपर मैं अनाज उगा सकता हूं। अगर इस चीज को ध्यान से देखो कि अब इंसान सिर्फ भोग ही नहीं रहा, अब भोगने के साथ साथ वो अपने लिए एक सुरक्षा का इंतजाम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जानवर अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते हैं, बट जानवर की सुरक्षा का इंतजाम सालों और सदियों तक का नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने जब अपने भोग और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना शुरू किया तो उसकी जो सोच थी वो दिनों या महीनों तक की नहीं थी, वो सालों की थी। और क्योंकि वो सालों तक, दशकों तक उस जमीन पर खेती करना चाहता था, तो उसके लिए बड़ा जरूरी था कि इस जमीन को वो प्रॉपर्टी में तब्दील कर दे, काबिज हो जाए। ये जो चीज है, काबिज हो जाना, यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंसान और नेचर के बीच में एक डाइवर्जन आनी शुरू हो जाती है, और वो परमानेंट डाइवर्जन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट डाइवर्जन के बीच में आपको बार बार याद नहीं दिलाया जाता कि आप नेचर से परमानेंटली दूर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं जो वो भोग और सुरक्षा के वातावरण को जो हमने ओढ़ लिया है प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट के जरिए, प्रॉपर्टी की इंस्टीट्यूशन के जरिए, वो कभी कभी टूटना जरूरी होता है। और क्योंकि आप सुरक्षा चाहते हैं, आप भोगना चाहते हैं, तो वो जब टूटता है तो सडनली कोई ये सवाल पूछ सकता है कि भाई इंसान भूल क्यों जाता है? जबकि इंसान भूला नहीं है, इंसान ने आंखें मूंद ली थी। कुदरत ने बस वही चीज दिखाई है जो हमेशा से वैसी ही थी। बट इसमें भी एक और क्वेश्चन है, मतलब हाँ, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंसान की जो अडेप्टेशन है और जो जानवरों और पेड़ पौधों की अडेप्टेशन है, उसमें एक बहुत खास किस्म का अंतर है। और वो अंतर शुरू तो भोग की इच्छा और सुरक्षा से होता है, पर उसके रिजल्ट में वो चीजें जो डिजाइन करता है, जो वो सोसाइटी को डिजाइन करता है, जो वो रिलेशनशिप्स को डिजाइन करता है। अब बड़ी कमाल की बात है कि जब पहले पहले एग्रीकल्चर एज अ प्रॉपर्टी, एज एन इंस्टीट्यूशन बनी, उसी के साथ साथ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, मोनोगेमी एज एन इंस्टीट्यूशन बनी, उसी के साथ साथ स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन बनी, उसी के साथ साथ आर्मी, एटलीस्ट बॉडीगार्ड्स एज एन इंस्टीट्यूशन बननी शुरू हो गई। सवाल है कि जो एक इंसान की भोग की इच्छा थी या उसकी सुरक्षा की कामना थी, वो जब फैलती गई, फैलना शुरू हुई, तो वो एक ऐसे समाज को जन्म दे गई जिस समाज के अंदर आप एक औरत के साथ ताउम्र का रिश्ता रखते हैं, आप एक प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा रखते हैं और उसके ऊपर किसी और को काबिज नहीं होने देते। फिर आप उस प्रॉपर्टी पर काम करने के लिए कुछ लोगों को मजदूर या गुलाम बना के रखते हैं। फिर उन गुलामों के पोटेंशियल अटैक से अपने आप को बचाने के लिए एक आर्मी या एक बॉडीगार्ड्स की फौज पैदा करते हैं। तो बेसिकली अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप एक ऐसे संसार का निर्माण कर रहे हैं जो संसार को
कभी भी झटका लग सकता है, क्योंकि वो संसार बहुत गहरे में आपके भोग और आपके सुरक्षा की कामना का ही एक व्यास है, एक एक्सपेंसिव फॉर्म है। तो जब मौत किसी ना किसी कोने से, किसी ना किसी चोर रास्ते से आके आप पर अटैक करेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सडनली ये जो इतना बड़ा संसार आपने बुना था, वो संसार फ्यूटाइल लगना शुरू हो जाएगा, और तब आपके लिए वही स्मृति का सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमने शुरुआत कहां से की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस का जो सवाल है वो बहुत गहरे में घूम फिर के हमें वही वापस नेचर और इंसान के बीच का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हकीकत तो यही है कि ये वायरस जंगल से आया है और किसी जंगली जानवर के शरीर से ये इंसान के शरीर में चला गया है। अब बीच में वुहान की लेबोरेटरी आई है, नहीं आई है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के कारण कोई म्यूटेशंस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो बात की बात है। बट घूम फिर के ये एक जूनोटिक ऑर्गेनिज्म है जो किसी तरह से जानवर से इंसान में चला गया है, और उसने जानवर के वायरस को इंसान के वायरस में तब्दील कर दिया है। और हमारे पास ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं थी कि हमारे पास उसकी कोई काट हो, और सडनली वी स्टूड बेयर। हमारे सुरक्षा कवच, हमारी सेनाएं, हमारे हवाई जहाज, हमारी तोपें, हमारे न्यूक्लियर वेपन, सडनली दे वर पावरलेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बार बार होता रहा है और बार बार होना भी चाहिए कि इंसान को ये याद दिलाया जाए कि उसने अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाई है, वो इंस्टीट्यूशन की एक लिमिटेशन है और रहेगी। स्मृति का जो धरातल है वो ऐसी प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़ा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एपिक्स की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, तो बेसिकली हम सबको ये याद दिलाना जरूरी रहता है, जो ये बेसिकली एपिक्स या ये जो कथा कहानियां काम करती हैं, कि कुछ मर्जी बना लो, अंत में हमारा बनाया हुआ ये सारा का सारा जो विन्यास है ये एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। मृत्यु अवश्यम भावी है, और मृत्यु एक सिंगल पर्सन के एक्सीडेंट से भी हो सकती है, और मृत्यु एक कलेक्टिव एक्सीडेंट से भी हो सकती है, और कोविड एक कलेक्टिव एक्सीडेंट है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास, मैंने जो कहा कि हमारे पास इतने हजारों लाखों हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं, लेकिन एक चीज है कि हम ये जो नॉलेज और विजडम की डाइकोटमी है, कि हम नॉलेज तो यूज कर पा रहे हैं, मतलब हजारों साल पुरानी नॉलेज तो यूज कर लेते हैं, बट विजडम क्यों नहीं यूज कर पाते हैं। मतलब कि दुनिया में बहुत बार भूचाल आए, दुनिया बहुत बार तबाह हुई, बट हम वो विजडम क्यों नहीं यूज करते हैं। नॉलेज जरूर यूज कर लेते हैं कि हाँ हमने हजारों साल पहले आग बनाई थी, तो आग से अब आगे क्या क्या हो सकता है। मतलब सी नॉलेज और विजडम में एक बहुत गहरा फर्क है, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में फर्क ये है कि हम नॉलेज को आर्टिकुलेट कर लेते हैं, नॉलेज को क्वांटिफाई कर लेते हैं, नॉलेज को एक किताब में बंद कर देते हैं, एक वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में तब्दील कर देते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब हम नॉलेज के साथ कर सकते हैं। बट जब हम विजडम की बात करते हैं तो विजडम नॉलेज से कि नॉलेज के धरातल से उतर कर, मुझे लगता है कि नॉलेज मस्तिष्क का धरातल है और विजडम देह और चेतना के मिश्रण का धरातल है। जैसे मुझे कितना खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए, और कहाँ रुकना चाहिए, मुझे किसी से अगर प्रेम करना है, या मुझे किसी से अगर ईर्ष्या करनी है, या मुझे किसी से अगर नाराजगी है,
तो कहां तक वो जायज है और कहां तक जायज नहीं है, ये किताब पढ़ के साबित नहीं हो सकता। ये आपके अंदर की ही कहीं ना कहीं एक विजडम की ग्रंथि है जो आपको बताएगी कि कहां जाके रुकना है और कहां से मोड़ लेना है। तो Basically, it is left to your own interpretation. not just that, प्लस ये तो मतलब मुश्किल काम है ही, इसके अलावा इससे एक और बड़ा मुश्किल काम है, वो ये कि अगर मान लीजिए आप वाइज हैं, आपके अंदर विजडम है भी, पर जिसके साथ आपका रिश्ता है क्या वो आपकी विजडम को शेयर करता है? क्या आपका बच्चा आपकी विजडम को शेयर करता है? क्या आपकी प्रेमिका आपकी विजडम को शेयर करती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर सिचुएशन और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि नॉलेज उसको भी हो सकती है, नॉलेज आपको भी हो सकती है, बट विजडम के पल के अंदर दोनों एक ही अर्थ को धारण करें, एक ही तरह से सहृदय हो जाएं, ये ये एम्पैथी का सवाल है, एक कंपैशन का सवाल है, और यहां पर चीजें होंगी नहीं होंगी, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम नॉलेज की बात करते हैं तो बहुत गहरे में सारी किस्म की नॉलेज का अल्टीमेटली गोल तो एक ही है कि हम जीना सीखें, और जीना सीखने के लिए किताब की रेफरेंस की जरूरत नहीं होती। जीना सीखने के लिए एक दूसरे के व्यवहार के साथ एक तालमेल बैठाने की जरूरत होती है, और ना केवल एक दूसरे के व्यवहार के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़े व्यवहार को नेचर के साथ किस तरह से तालमेल में रखा जाए वो जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक गाड़ी के अंदर आप कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पेट्रोल फूक रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप हो सकता है उसको नोटिस ना करें, बट अगर आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग वही काम कर रहे हैं, तो वो कलेक्टिव एक्शन विजडम की किसी धरती पर जायज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं नॉलेज तो बहुत एक्वायर कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है, नॉलेज बहुत ज्यादा हमारे पास है, पर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे जीना है, या नेचर के साथ किस तरह से तारतम्य में हमें जीना है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे डिस्कोर्स, वो सारी डिबेट्स को हम बहुत बहुत पीछे छोड़ आए हैं, और ये कोरोना पेंडेमिक शायद उन सभी डिबेट्स, उन सभी डिस्कोर्सेस को दोबारा से जिंदा करने का एक मौका है। मैं इन सब चीजों से एग्री करता हूँ। एक सवाल इसमें से और निकल के आता है कि मतलब इंडिविजुअल विजडम काम हो सकता है ना करे, बट कुछ कलेक्टिव विजडम भी तो कोई चीज होती होगी ना। कलेक्टिव विजडम क्यों नहीं काम करती कभी? इंडिविजुअल विजडम तो डिफर कर सकती है, हो सकता है कि दो लोग एक कॉमन ग्राउंड पे ना हो कभी, और शायद होने भी नहीं चाहिए, और शायद होते भी नहीं है कभी। बट कलेक्टिव विजडम, जब एक इतनी बड़ी आपत्ति आ गई है पूरी दुनिया पे, डिजास्टर है, पेंडेमिक है, तब भी कलेक्टिव विजडम हमारी काम क्यों नहीं करती है? तब भी हम क्यों इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं हमेशा? सी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गहरे में इंसान ने जो नॉलेज बेस बनाया है अपना, और उसके जरिए जो उसने नॉर्म्स बनाए हैं, आज सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं हो रही है, वो नॉर्म्स की लड़ाई हो रही है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेशन स्टेट एक नॉर्म है, और इस नॉर्म को हम एब्सोल्यूट नहीं मान सकते, और ये नॉर्म
अगर 300-400 साल पहले से चलता आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्म ऐसे ही चलना चाहिए। और कोरोना वायरस के अंदर तो इस नॉर्म की कोई रेलेवेंस ही नहीं है। बट सवाल ये है कि ये एक ऐसा नॉर्म है जिसको बदलने के लिए हजार लाख लोगों की एफर्ट काफी नहीं होने वाली। इसको बदलने के लिए करोड़ों अरबों लोगों के एफर्ट की जरूरत है। बिकॉज अगर हम नेशन स्टेट को अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग एंटिटी नहीं मानते हैं तो नेशन स्टेट से आगे क्या, ग्लोबल गवर्नेंस कैसे होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सवाल अचानक इस लेवल तक पहुंच जाता है तो नया नॉर्म ना बना पाने के कारण हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉर्म्स की लड़ाई लड़ने का कोई के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। ठीक उसी तरह से औरत मर्द का रिश्ता है। अगर आज हम ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर पॉपुलेशन कुछ देशों में बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रही है और कुछ देशों में पॉपुलेशन के कारण रिसोर्सेज की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन नहीं हो पा रही है। तो सवाल ये कि इंसानों ने इतने सारे नॉर्म्स बनाए हैं कि आज उन नॉर्म्स की लड़ाई है और हमारे लिए एक कलेक्टिव ग्लोबल लेवल पर एक कॉमन नॉर्म बनाना आसान नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां से हम शुरू हुए थे, क्योंकि हम नेचर से भागे थे और नेचर से भागकर हमने खेत बनाए थे, खेत बना के हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, प्रॉपर्टी बना के हमने स्टेट सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, मैन वुमेन रिलेशनशिप सिस्टम, मोनोगेमस सिस्टम्स, ये सब कुछ बनाए थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम विजडम की बात करें तो कहीं ना कहीं जहां से हम आए हैं वहीं वापस जाना या उसी उसी नेचुरल नॉर्म को वापस एम्ब्रेस करना हमारे लिए एक एकमात्र कलेक्टिव विजडम का स्टेप है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये नेशन स्टेट हमें बचा पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये हाइड्रोकार्बन बेस्ड इकोनॉमी जो है, हम लगातार जमीन से तेल निकाल रहे हैं और उसको जला रहे हैं और पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, इससे हम कुछ बेहतर कर पाएंगे अपना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम इंसान वापस उस पॉइंट जीरो तक नहीं पहुंचेंगे हम गलतियां करते रहेंगे। बिकॉज हमने एक किस्म की प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई है, हमने कितने किस्म की प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन बनाई है। जैसे नेशन इस बात की ईगो है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं चीनी हूं। उसी तरह से कास्ट, मैं अपर कास्ट हूं, मैं अग्रवाल हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये एक और किस्म की ईगो है। उसी तरह से औरत का ये कहना कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, या पति का ये कहना कि ये औरत मेरे पांव की जूती है। आप अगर ऐसे गिनती करें तो ईगो की कितनी कितनी फॉर्म्स इंसान ने तराशी हुई हैं। तो इतनी फॉर्म्स के महाजाल से निकलकर अपने पॉइंट जीरो तक वापस लौटना, वो भी अकेला नहीं और लोगों को साथ लेके, ये आसान काम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते में एक बार नहीं, हम बहुत बार गड्ढे में गिरेंगे और गिरते गिरते, उठते गिरते, कुछ ना कुछ इस तरह से करते करते हम लोग शायद मंजिल तक पहुंच जाए। बेसिकली सवाल है कि मतलब कि जब से हम पैदा हुए हैं हमने हजारों तरह की लड़ाइयां देखी होंगी, जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, रिलीजन को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर,
मैन वुमेन रिलेशनशिप को लेके, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, डिजीजेस, लॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ बैटल्स। और उन सब बैटल्स में कहीं ना कहीं पे, चाहे वो बैटल 5 लोगों को अफेक्ट कर रही थी, चाहे 100 लोगों को अफेक्ट कर रही थी, चाहे 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोगों को अफेक्ट कर रही थी, बट वो ग्रुप्स आइसोलेटेड ग्रुप्स थे, मुझे लगता है। बट इस टाइम पे वी आर फाइटिंग अ कॉमन बैटल, द एंटायर वर्ल्ड इज फाइटिंग अ कॉमन बैटल। एंड even then, why are we not turning to ecological thinking when the entire world is fighting a common battle? I think on that level, I'm not that disappointed because जिस तरह का पर्सपेक्टिव पिछले 20-30 सालों में इंसानों को मिला है, शायद उस तरह का पर्सपेक्टिव पहले कभी नहीं था इंसानों के पास, खासकर इंटरनेट के आने के बाद। आज 4 से 5 अरब लोग इंटरनेट पर हैं। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं जानता हूं, बट ब्रॉडली एक बात तो आज बच्चे बच्चे को पता है कि आप के सामने स्पेस कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कहीं भी हैं और कहीं के भी इंसान के साथ आप बात कर सकते हैं। जैसे मैं इंडिया में हूँ, बैंगलोर में हूँ, तुम सूडान में हो। दूसरा, नॉलेज अगर आपने क्रिएट की है तो दैट इज जस्ट 1 क्लिक अवे, जबकि पहले नॉलेज किताबों में बंद थी और आपको ढूंढकर लाइब्रेरी में किताब लेके आनी पड़ती थी। आज अगर किसी ने नॉलेज क्रिएट की है तो वो आप गूगल सर्च के जरिए वहां तक पहुंच सकते हैं, विकिपीडिया के जरिए वहां तक पहुंच सकते हैं। तो पहली बार इंसानों को एक पर्सपेक्टिव मिला है कि we are a common species in a certain sense, at least in a spatial sense. दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज के लेवल पर एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी, ये अपने लेवल पर एक बहुत बड़ा चेंज है। इन दोनों चीजों के ऊपर जब आप कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को अगर रखें तो आज मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ये मानता है कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग मानते हैं, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ लोग मानते हैं कि वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। और कोरोना वायरस की बीमारी के जो सिम्टम्स हैं और उनसे जो बचने के तरीके हैं, उन चीजों को लेकर भी मोरलेस दुनिया भर में हमारी सोच एक कॉमन सोच है। ये क्यों है? ये शायद इसीलिए है कि हमारे पास इंटरनेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये उम्मीद जगाती है। अब इस उम्मीद का दामन पकड़ के हम एक फ्यूचर की तरफ जाएंगे कि वापस वही नेशनल ईगो, कास्ट ईगो, क्लास ईगो में वापस उतर जाएंगे। दैट्स एन ओपन क्वेश्चन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट द पॉइंट हियर इज कि जहां से हमने शुरू किया था कि आज अगर कोई सवाल पूछे कि कैसे हो, तो उस सवाल के अंदर दूर तक आपको एक प्रतिध्वनि सुनाई देगी कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्योंकि अभी तो मॉर्टेलिटी, जो फिजिकल मॉर्टेलिटी का खतरा सबसे बड़ा था, अब जो आने वाला खतरा है वो तो इकोनॉमिक डैमेज है। जो सरकारों ने इतने खर्चे किए हैं, टैक्स रिसोर्सेस कम हो गए हैं, घाटा हो गया है, सरकारों ने नोट छापे हैं और वो सब कुछ किया है, इन्फ्लेशन वापस आ रही है। कहीं ना कहीं रिसेशन और इन्फ्लेशन जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। और देर आर सम कंट्रीज जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन आ रही है। तो जब पहले
पेंडेमिक आया और उसके बाद स्टैगफ्लेशन आएगी, तो जब ये सब चीजें इकट्ठी होंगी तो कुछ बड़ा चेंज आएगा। अब वो बड़ा चेंज किस तरफ लेके जाएगा हमको, ये एक ओपन क्वेश्चन है। और यही एक पॉइंट है जहां पर इस तरह के संवाद की बहुत जरूरत है, ताकि हम ये जो पर्सपेक्टिव हमको मिला है, एक ग्लोबल यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव हमको मिला है, इसको हम एक्सपैंड कर सकें और उस उस फ्यूचर की तरफ जाएं जो फ्यूचर उस पॉइंट जीरो से मिलता है, जिस पॉइंट जीरो से हमने पहली बार एग्रीकल्चर और फिक्स्ड प्रॉपर्टी सिस्टम बिल्ड करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। इंसान तो 2 लाख साल पहले भी था, पर एग्रीकल्चर तो सिर्फ 10,000 साल पहले आई। तो जो 1,90,000 साल थे, तब इंसान कैसे रहा? तब भी क्या जंग लड़ रहा था? तब भी क्या औरत मर्द तलाक और अनहैप्पीनेस की लड़ाइयां लड़ रहे थे? तब भी क्या बच्चों के लिए स्कूलिंग और होम स्कूलिंग के बीच की डिबेट चल रही थी? तब तो फूड, सेक्स, किड्स, एवरीथिंग वाज शेयर्ड। तो वो जो पॉइंट जीरो है जहां से हमने अपने आप को सभ्यता के मेरा बेसिकली वही एक यही वो, हाँ, मतलब उस पॉइंट जीरो से जो हमने सभ्यता के इतने साल गिने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कोरोना ने ये साबित कर दिया है कि वी हैव सिविलाइज्ड आवरसेल्व्स टू डेथ। जैसे क्रिस्टोफर रियान की बात है कि वी हैव सिविलाइज्ड आवरसेल्व्स टू डेथ। तो द पॉइंट हियर इज कि अगर ये सिविलाइजेशन का चरम शिखर हमारी मृत्यु की तरफ जा रहा है, तो यहां से हम रास्ता कैसे बदलें? तो रास्ता बदलने के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि हम एजुकेशन को कैसे बदलें, हम पॉलिटिकल रिजीम को कैसे बदलें, हम मनी को कैसे बदलें, हम मैन वुमेन मोनोगेमस रिलेशनशिप को कैसे बदलें, हम स्कूलिंग को कैसे बदलें, हम एजुकेशन को कैसे बदलें। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों को पकड़ते पकड़ते आप उस पॉइंट जीरो की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज विजडम इस बात में है कि हम कलेक्टिवली ये रियलाइज करें कि हमारा नॉलेज बेस शायद बहुत होने के बावजूद भी हमारा कलेक्टिव विजडम इनइफेक्चुअल है। वो है कहीं ना कहीं, वो इनइफेक्चुअल है। तो आज कलेक्टिव विजडम को इफेक्टिव एक्शन में कैसे लेके आया जाए, आई थिंक दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए मुझे वही लगता है कि मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो यही है बेसिकली, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज की ईगो है वो क्यों नहीं टूट रही है। मतलब वो टूटनी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके वो कलेक्टिव विजडम कहीं ना कहीं पे मतलब वर्कआउट कर पाएगी, सोल्यूशन निकाल पाएगी शायद। सी द पॉइंट हियर इज कि ये बड़ा काम है। ये कुछ पलों में तो टूटता हुआ नजर आता है, बट थोड़ी देर बाद जब तक आपके पास एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो वापस ये अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लैप्स कर जाता है। तो इसमें हमें अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए एक बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, तो होम स्कूलिंग कैसे की जाए? अगर मैन वुमेन को मोनोगेमी से अलग सिस्टम बनाना है, तो ओपन मैरिज कम्यून्स किस तरह के होने चाहिए, उनके नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, किस तरह से आप डाइवोर्स को अवॉइड करके ओपन मैरिज नॉर्म्स बना सकते हैं। ये चीजें आसान नहीं है। द इश्यू हियर इज कि आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है नए नॉर्म्स बिल्ड करना। और नए नॉर्म्स बिल्ड करने के लिए जो पहला कदम होता है वो जरूरी नहीं हमेशा सफल हो। बट आज फंडामेंटली हमारा काम ये नए नॉर्म्स बनाना ही होगा। बिकॉज वो डिसअपॉइंटमेंट बस वही होती है हमेशा कि मतलब अब भी हम इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी हम, हमारी जो डिबेट्स हैं वो यही है कि मतलब एलोपैथी बेटर है या आयुर्वेद बेटर है।
इंडिया ने अच्छा किया या न्यूजीलैंड ने बेटर किया, यूएस ने बेटर किया कि See, यूके ने बेटर नहीं, किया। मुझे ऐसा लगता है कि मोहित, अगर हम थोड़ी देर के लिए अखबारी न्यूज या सोशल मीडिया न्यूज के सर्कल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और इंटीमेट डायलॉग्स दो दोस्तों के बीच में उसकी बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस धरातल पर शायद ईगो नहीं होगी। क्योंकि आज अगर दो दोस्त आपस में बैठ के बात करेंगे तो ठीक है, दारू भी होगी, वो सब कुछ होगा, बट उसके साथ जो बात होगी वो बात सिर्फ ये नहीं होगी कि तुम्हारा परिवार कैसा है और मेरा परिवार कैसा है। वो बात कहीं ना कहीं ऐसे यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर जरूर होगी। Yeah, somebody said that कि मतलब it's the best time for strangers, and Yes. seriously it is the best time for strangers. It is the best time, no doubt about that. क्योंकि जो आपके अपने हैं या आपके अपने होने की कैटेगरीज के अंदर बंध चुके हुए हैं, उनसे आप डायलॉग नहीं कर सकते, तो आपके पास डायलॉग का बेस्ट तरीका स्ट्रेंजर ही है। So this is the only option here. And best time for strangers also because everybody has a common sorrow, common misery to discuss, to share, to fall back to. And everybody also knows कि हल कोई आसान नहीं है। हल कोई आसान नहीं। अब हर एक को पता है कि सामने वाला कोई हीरो नहीं है। मतलब हम सडनली एक डेथ ऑफ द हीरो फेस कर रहे हैं और एक दूसरे को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस पर्सपेक्टिव के अंदर थोड़ा थोड़ा उम्मीद से देखने की आदत बिल्ड कर रहे हैं। So basically you mean to say that pandemic, no doubt there's a pandemic, but with this pandemic there's also a possibility of new hope. You mean to say that? See, the point here is कि hope को मैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की तरह नहीं देख रहा हूं। यहां मैं होप को इंसान के बहुत गहरे जिंदा रहने की, खुशी से जिंदा रहने की एक मुहिम की तरह देख रहा हूं। और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि होप बड़ी जरूरी चीज है, उतनी जरूरी चीज जितनी सांस लेना। और जैसे सांस के बारे में बात करना बेतुका है, उसी तरह से होप के बारे में बात करना भी बेतुका है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि होप आपकी कोशिश के अंदर अपने आप छलकनी चाहिए, आपकी बात के अंदर वो अपने आप मैनिफेस्ट करनी चाहिए। और ये चीज हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, कि कुछ तो अलग छलके, कुछ तो अलग मैनिफेस्ट हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ तो छलके या कुछ तो मैनिफेस्ट करे, इसी के अंदर एक वायरलिटी की पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए एक कपल है जिनके 2 बच्चे हैं और सडनली वो एक ऐसे बच्चे को देखते हैं जिसके दोनों माँ बाप कोविड में मर गए, और वो खुद गरीब हैं पर उसके बावजूद भी उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। और सडनली वो फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जरिए उनका जो एक्ट है वो वायरल हो जाता है, और दुनिया के अंदर हजारों लोग
शादीशुदा, गैर शादीशुदा, हर किस्म के लोग जरूरतमंद बच्चों को या बुजुर्गों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। आज दुनिया के अंदर 40 लाख तो लोग ऑफिशियली मरे हैं कोविड में, और अगर अनऑफिशियली देखा जाए तो दैट फिगर माइट बी मल्टीपल टाइम्स हाई। जस्ट इमेजिन कि जरूरतमंद को अडॉप्ट करने का ट्रेंड, वायरल होने की पॉसिबिलिटी क्या आज सबसे ज्यादा नहीं है? We're living in a viral world. So the issue here is कि क्या होगा, क्या हो सकता है, ये हमें ज्यादा गाइड कर रहा है, ना कि क्या रच दिया गया है। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, इंडिया है, चीन है, यूएसए है, जापान है, सब ठीक है, बट काफी नहीं है, ये कुछ नया चाहिए। कुछ भी हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सपेक्टिव है ग्लोबल और यूनिवर्सल, ये एक्टिवेट तो हुआ है, और जिस दिन ये इंटीमेट वैलिडेशन से भर गया, उस दिन इसके अंदर से कुछ भी ऐसा निकल सकता है जो सडनली वायरल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में किसी की पत्नी चलेगी, किसी का पति चला गया, कांट वी थिंक कि शायद लोग अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए ग्रुप मैरिज करना शुरू कर दें। व्हाई इट कैन नॉट हैपन? मान लीजिए एक 62 साल की औरत है जो विधवा हो चुकी है, एक 65 साल का आदमी है जिसकी वाइफ मर चुकी है, दूसरी तरफ उसी एज ग्रुप के और 2-4 और लोग हैं जिनके बच्चे भी अब उनसे दूर जा चुके हुए हैं। तो सडनली ऐसे कपल्स ने डिसाइड किया, ऐसे लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स गेट टुगेदर and formalize this into a group marriage. Why it can't happen? So the issue here is कि जितनी ज्यादा निराशा है, जितना ज्यादा हम अपने ईगो के अंबार के नीचे दबे हुए हैं, उतना ही एक अनसीन होप किसी खूबसूरत एक्शन में वायरल हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है। कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो, बट वी आर वेरी क्लोज टू दैट पॉसिबिलिटी। बट विल दिस, मतलब फिर से वही क्वेश्चन, मतलब विल दिस मेमोरी स्टे फॉरएवर? हो सकता है कुछ देर के लिए धूमिल हो जाए कुछ लोगों के लिए, बट जैसा पहले हमने कहा कि वी आर जस्ट वन म्यूटेशन अवे फ्रॉम अनदर पेंडेमिक, सो दिस विल गेट बैक, पेंडेमिक इज नॉट अ ट्रांजिएंट फिनोमेना, इट इज नॉट अ टेम्परेरी फिनोमेना। वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास हमेशा से था, चाहे वो गरीबी के रूप में था, चाहे मतलब हमारे मतलब मैन वुमेन डिफरेंसेस के लेवल पे था, किसी लेवल पे भी था, बट वो हमेशा से था। आज उसने एक बीमारी का रूप जरूर ले लिया है और कल वो कोई और रूप लेगा। तो हाँ, तो हमें वो पॉसिबिलिटी, हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए कि पेंडेमिक doesn't end here, will not end in the end of July, will not end in September or October or November. See, the issue here is कि किस तरह से हम अगले कदम बढ़ाते हैं, ये तो I don't think there is a linear journey. There will be lots of ups and downs, क्योंकि नॉर्म्स आसानी से नहीं बनते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हो चुकी है, और वो शुरुआत
इस तरह के पेंडेमिक के कारण ही हो सकती थी। और पहली बार हम लोग बिना किसी फिलोसोफर पर निर्भर हुए, बिना किसी हीरो पर निर्भर हुए, बिना किसी गॉडफादर पर निर्भर हुए, हम अपने आप को दोबारा से खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू नोटिस कि इस पूरी वेव में गॉडफादर्स मिसिंग है, पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल हीरोज मिसिंग है, पॉपुलर हीरोज जो मीडिया ने क्रिएट किए थे, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, वो मिसिंग हैं। पूरा हीरो कल्चर मिसिंग है, पूरा पावर कल्चर मिसिंग है, पूरा गॉडफादर और गॉडमैन कल्चर मिसिंग है। याद करो ये सब चीजें लास्ट टाइम कब पावरलेस हुई थी? बेसिकली इट्स अ रिवर्स डिवोशन आई थिंक, मतलब कि वो गॉडफादर्स नहीं है, शायद वो वायरस ही गॉडफादर है। इट्स अ रिवर्स डिवोशन। सी, वायरस को गॉडफादर तो हम नहीं कहेंगे, पर वायरस के जरिए जो मृत्यु का कलेक्टिव इंटरव्यू हम सब के साथ हो रहा है, वो है गॉडफादर। जो हम सभ्यता के इतने फॉर्म्स बनाने के बावजूद भी मृत्यु के बिल्कुल आमने सामने आ गए। वो जो 10,000 सालों में हमने जो कुछ अपने आप को बचाने के लिए बनाया था, वो सब सडनली फ्यूटाइल हो गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ मोमेंट जहां पर कुछ नया होगा।